देखिए, गतिमान आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र। चलिए, आपको ये पता है। देखिए, स्थिर आवेश, कोई भी आवेश अगर स्थिर है तो स्थिर आवेश अपने चारों तरफ केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। स्थिर आवेश अपने चारों तरफ केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, जबकि गतिमान आवेश वैद्युत क्षेत्र के साथ चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। क्योंकि गतिमान आवेश क्या करता है, अपने साथ धारा ले जाता है, और धारा ले जाता है तो धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो कहने का मतलब, अगर कोई आवेश स्थिर है तो उसके चारों ओर केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, और अगर आवेश गतिमान है तो उसके चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होता है। तो गतिमान आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होता है और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। अब अगर आवेश गतिमान है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। आवेश अगर गतिमान है तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। चलिए, मान लेते हैं ये कोई कागज का तल है या कोई बोर्ड है, आपने लगा दिया, ठीक। मान लेते हैं इस कागज के तल में या बोर्ड के तल में एक आवेश प्लस क्यू वी वेग से गति कर रहा है। एक आवेश प्लस क्यू वी वेग से गति कर रहा है। अगर ये धन आवेश है तो धन आवेश की गति की दिशा में ही धारा प्रवाहित होती है, तो धारा की दिशा यही होगी। इसके कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जबकि P से आवेश के गति की दिशा के बीच का कोण कितना है, थीटा है। और P से इस आवेश की दूरी क्या है, प्लस क्यू की दूरी क्या है, किसी समय r है। ध्यान दीजिए, मान लेते एक प्लस क्यू आवेश v वेग से गतिमान है, कागज के तल में गतिमान है। इसकी गति की दिशा से थीटा कोण पर किसी बिंदु P पर, जो उससे कितनी दूरी पर है, r दूरी पर है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखिए, आवेश v वेग से गतिमान है। जब आवेश v वेग से गतिमान है तो क्या होगा, v वेग से गति के कारण t समय में कुछ दूरी तय करेगा। मान लेते हैं t समय में कितनी दूरी तय करता है, डेल्टा यल दूरी। मान लेते हैं माना आवेश डेल्टा टी, या t समय में डेल्टा यल दूरी तय करता है। जब डेल्टा यल दूरी तय करता है तो चली गई दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। v वेग से या v चाल से गतिमान है तो डेल्टा यल, चली गई दूरी डेल्टा यल बराबर v इंटू टी, दूरी बराबर चाल गुणे समय। अब देखिए, इतने समय में यह कितनी धारा प्रवाहित करता है। देखिए, आवेश द्वारा तुल्य धारा कितनी होगी, यह कितनी धारा अपने साथ ले जाता है। I बराबर आप जानते हैं Q बाई टी, I बराबर Q बाई टी। जब धारा आवेश गति करता है तो उसके साथ धारा प्रवाहित होती है, आवेश की गति के कारण ही धारा प्रवाहित होती है, तो I बराबर Q बाई टी। बायो सेवर्ट के नियम से देखिए, बायो सेवर्ट के नियम से आप जानते हैं किसी भी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी बराबर होता है म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डेल्टा यल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। अगर डी भी लेंगे तो डी यल लेंगे, डेल्टा भी लेंगे तो डेल्टा यल यहाँ होगा। म्यू नॉट अपान 4 पाई, आई का मान रख देते हैं। आई कितना है, क्यू बाई टी। समीकरण 2 में देखिए, आई बराबर कितना है, क्यू बाई टी, गुणे डेल्टा यल का मान क्या है, वी इंटू टी साइन थीटा अपान आर का स्क्वायर। ठीक, अब चलिए इसे हम देख लेते हैं। टी से टी कट जाएगा, म्यू नॉट अपान 4 पाई क्यू बी साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। डेल्टा बी बराबर कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपान 4 पाई क्यू वी साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। तो यदि कोई आवेश क्यू v वेग से गति कर रहा है तो इसके कारण r दूरी पर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है क्यू वी साइन थीटा अपान आर स्क्वायर, क्यू वी साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। इसका हम सदिश रूप लिखेंगे। डेल्टा बी बराबर आप इस तरीके से लिख सकते हैं, म्यू नॉट अपान 4 पाई, ऊपर नीचे r से गुणा कर दीजिए, क्यू आर वी साइन थीटा अपान आर का क्यूब। ए बी साइन थीटा होता है ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा एन कैप, ए क्रॉस बी होता है, तो हम इसे लिखेंगे डेल्टा बी, इसका सदिश रूप डेल्टा बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई क्यू वी क्रॉस आर ए बी साइन थीटा, ये इसका मैग्नीट्यूड है। अगर वेक्टर लेंगे तो वी क्रॉस आर अपान आर का क्यूब, ये इसका सदिश रूप है।
मतलब कोई भी आवेश q आवेश अगर v वेग से गति करे और तो उससे गति की दिशा से थीटा कोण पर r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र म्यू नॉट अपान 4 पाई क्यू वी साइन थीटा अपान r स्क्वायर होता। अब हम देखेंगे कोई आवेश अगर गति कर रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। देखिए मान लेते हैं अगर ये प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश v वेग से इस दिशा में गति कर रहा है, तो आपको पता है धन आवेश जिस दिशा में गति करता है धारा उसी दिशा में प्रवाहित होती है। तो कहने का मतलब यह है, देखिए मान लेते हैं अगर ये प्लस क्यू आवेश v वेग से गति कर रहा है तो यही इसके गति की दिशा होगी I की दिशा, उसके गति की दिशा में धारा प्रवाहित होगी, धारा की दिशा I होगी। मान लेते हैं P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, तो आप दाएं हाथ की हथेली का नियम लगाएंगे। पहले क्या करेंगे, अंगूठे को धारा की दिशा में, अंगूठा देखिए इधर है, धारा की दिशा में कर देंगे और अंगुलियों को P की तरफ कर देंगे। हथेली आपका ऊपर की ओर है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर होगी। अगर यही प्लस क्यू आवेश ना होकर के माइनस क्यू आवेश v वेग से गति करे, माइनस क्यू आवेश किस वेग से गति करे, v वेग से गति करे, तो अगर माइनस क्यू आवेश जिस दिशा में गति करता है धारा उसके विपरीत दिशा में बहती है, तो I की दिशा ये हो जाएगी। क्योंकि माइनस क्यू आवेश v ऊपर की तरफ जा रहा है तो धारा की दिशा नीचे की ओर होगी। अब दाएं हाथ की हथेली के नियम से पूछा जाए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करिए, तो अंगूठा धारा की दिशा हो गई और अंगुलियां इस बिंदु की तरफ। ठीक, अब हथेली आपकी जो यह है वह नीचे की तरफ आई, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर होगी। तो इस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी हम ज्ञात कर लेते हैं। देखिए अगला जो आर्टिकल है वो आपका है एम्पियर का परिपथी नियम, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान देंगे। एम्पियर का परिपथी नियम क्या होता है, देखिए चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण का किसी बंद वक्र के अंदिश रैखिक समाकलन। चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण का मतलब चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र का किसी बंद वक्र के अंदिश रैखिक समाकलन। रैखिक समाकलन पहले हम देखेंगे होता क्या है। रैखिक समाकलन में जैसे ए कोई वेक्टर है, ए कोई वेक्टर है, किसी इस वेक्टर का रैखिक समाकलन निकालने के लिए हम ए का क्या करते हैं, डीएल अल्पांश है, अल्पांश के साथ इसका अदिश गुणन कर ज्ञात कर लेते हैं, ए डॉट डीएल का अगर समाकलन कर दिया जाए तो यही क्या कहलाता है, ए का रैखिक समाकलन। ए का रैखिक समाकलन, अगर यहीं पे एक वृत्त बना दे इसका मतलब ए का बंद पथ के अंदिश रैखिक समाकलन। ठीक, रैखिक समाकलन का मतलब जिसका रैखिक समाकलन करना उसका डीएल के साथ डॉट कर देंगे, फिर यहाँ पे समाकलन का चिन्ह लगा देंगे। अगर पथ खुला हुआ है, जैसे एक रेखा है तो ये खुला, ये वक्र जो है ये खुला हुआ है, लेकिन अगर बंद है जैसे एक आयत है या एक वर्ग है, एक वृत्त है, एक दीर्घवृत्त है, ये सभी जो होते हैं ये बंद है। देखिए चारों तरफ से बंद वक्र है, तो बंद वक्र के अंदिश लेना हो तो यहाँ पे वृत्त बना देते हैं और खुले वक्र के अंदिश लेना हो तो सीधे लिखा जाता है। अब इसमें दिया क्या गया है, चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण का किसी बंद वक्र के अंदिश रैखिक समाकलन। अब चुंबकीय क्षेत्र बी है, बी का रैखिक समाकलन मतलब बी डॉट डीएल, बंद वक्र के अंदिश है तो यहां पर ऐसे लिख देंगे, मतलब चुंबकीय क्षेत्र का किसी बंद वक्र के अंदिश रैखिक समाकलन उस वक्र द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल, उस वक्र द्वारा जितना क्षेत्रफल घेरा जाता है उसमें प्रवाहित नेट धारा का कितना गुना होता है, म्यू नॉट गुना होता है। किसी भी चुंबकीय क्षेत्र का रैखिक समाकलन बी डॉट डीएल बंद वक्र के अंदिश, तो यहाँ पर एक बंद वृत्त बना देंगे। किसी बंद वक्र के अंदिश चुंबकीय प्रेरण का रैखिक समाकलन उसमें प्रवाहित धारा, उसमें प्रवाहित नेट धारा का कितना गुना होता है, म्यू नॉट गुना होता है। कहने का मतलब रैखिक समाकलन बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, जहां आई उस वक्र से घिरे क्षेत्रफल में प्रवाहित कुल धारा है, वक्र से घिरे क्षेत्रफल में प्रवाहित कुल धारा है। तो समाकलन बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, इसी को हम क्या कहते हैं, एम्पियर का परिपथी नियम। इसे कैसे परिभाषित करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र का किसी बंद वक्र के अंदिश रैखिक समाकलन उस बंद वक्र से घिरे क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा आई का म्यू नॉट गुना होता है, मतलब रैखिक समाकलन बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। अब जैसे मान लेते हैं एक बंद वक्र है, बंद वक्र में एक धारा प्रवाहित ना होकर के मान लेते हैं ये इस बंद वक्र के अंदिश, इसमें I1 धारा ऊपर की तरफ प्रवाहित हो रही है, I2 धारा नीचे की तरफ प्रवाहित हो रही है, I3 ऊपर की तरफ और I4 ऊपर की तरफ। तो कहा जाए एम्पियर का परिपथी नियम निकालिए, तो इस बंद वक्र के अंदिश B का रैखिक समाकलन, समाकलन B डॉट डीएल, B का रैखिक समाकलन समाकलन B डॉट डीएल बराबर म्यू नॉट।
देखिए I1 I3 I4 एक दिशा में है तो हम इसे जोड़ देंगे I1 प्लस I3 प्लस I4, और I2 नीचे की तरफ जा रही है तो नीचे की तरफ जाने वाली धारा को हम माइनस ले लेते हैं। नेट धारा यही होगी I1 प्लस I3 प्लस I4 माइनस I2। ठीक, तो ये कहा जा सकता है किसी भी बंद वक्र के अंदिश चुंबकीय क्षेत्र का रैखिक समाकलन उस वक्र से घिरे क्षेत्रफल में प्रवाहित नेट धारा का म्यू नॉट गुना होता है। जैसे अगर एक धारा है तो म्यू नॉट आई लिख लेंगे, I1 ऊपर की तरफ, I2 नीचे की तरफ, I3 ऊपर की तरफ, I4 ऊपर की तरफ है, तो इस पर अगर एम्पियर का परपेथी नियम लगाएंगे तो समाकलन बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई, ऊपर की तरफ धारा को प्लस I1 I3 I4 प्लस लेंगे और I2 नीचे जा रहा है तो इसे माइनस ले लेंगे। ये एम्पियर का परपेथी नियम है। अब इसका हम निगमन पढ़ेंगे। निगमन के लिए